हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों पर कि मौलिक अधिकारों का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ स्थान है, कौन से इसके आर्टिकल हैं, कौन से इसके भाग हैं। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और देखें, ताकि आप जो भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो क्वेश्चन के आंसर आपको जब भी क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे तो सारे मिलेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं बोलती कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नहीं, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हों। और बार बार एक हमारी जो पूरी सीरीज़ आएगी, जैसे हमने पहले पढ़ा था प्रस्तावना, उसके बाद हमने पढ़ा था भाग, अनुसूचियाँ, और अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार के बाद नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, फिर केंद्र सरकार के रिलेवेंट सारे, फिर उसके बाद राज्य सरकार। तो ये सारी चीज़ें हमारी टॉपिक वाइज जो हैं सारी वीडियो आएंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्रत्येक वीडियो को एक सीरीज़ से पढ़ें, ताकि आपको मालूम चले कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट से कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और मेनली हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते तो लगता है आप लोगों को कि पता नहीं ये आर्टिकल कैसे याद होंगे, इतने सारे 395 आर्टिकल है। नहीं, ये बहुत ईजी हैं। जब आप एक बार स्टार्ट कर देंगे पढ़ना कि हाँ हमें पढ़ना है, तो आपको, जैसे आज मैं आपको बताऊंगी कि 12 से 35 तक आर्टिकल आपको खुद ही याद हो जाएंगे कि 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, 15 में क्या है। और हम जब प्रयास करते हैं कि हम 1 से लेके और जब 395 पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो तो असंभव सी बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम पार्ट्स में पढ़ेंगे इनको। और पार्ट्स आज मैंने बोल ही दिया है आपको कि 12 से 35 तक आज मैं करवाऊंगी। और आपको एक एक चीज़ जो है वो लर्न होनी चाहिए। बार बार देखें, बार बार पढ़ें उनको, और कहीं भी सर्च करने की कोशिश करें, बुक्स भी पढ़ें आप साथ में। तो मौलिक अधिकार के विषय में जब हम बात कर रहे थे, इस मौलिक अधिकार के संबंध में मैंने एक बात बताई थी आपको कि ये भाग जो है कौन सा है, भाग है 3। ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार जैसे आएगा आपसे क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे कि मौलिक अधिकार का संबंध है भाग 3, 4, 2, 1। तो आपको ध्यान होगा कि भाग 3 में। अगली बात है कि भाग 3 जो है उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो एक बार तो हमें समग्र अध्ययन करना होता है किसी भी चीज़ का। जैसे मान लो कि मुझे पता है कि मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक है। जब 12 से 35 तक हम पढ़ लेंगे, इतना हमें एक बार कॉन्फिडेंस हो जाएगा 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो फिर हम उसको डिवाइड भी कर लेंगे। लेकिन पहले हमें यही नहीं मालूम है कि 12 से 35 तक का है या नहीं है, तो हम डिवाइड भी इसको नहीं कर पाएंगे सही से। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो 12 से 35 हमें ध्यान है, लेकिन एक्यूरेट जो है वो ध्यान नहीं है। तो जैसे मान लो मैं समानता का बोलूँगी, स्वतंत्रता का बोलूँगी, तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं, क्वेश्चन हम ठीक कर सकते हैं। तो ये थ्योरियाँ होती हैं कि हमें हर आर्टिकल को उस चीज़ के साथ जोड़ के पढ़ना है। तो आर्टिकल आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, उनको हमेशा याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक यानी मौलिक अधिकार का नाम आते ही अनुच्छेद की यदि बात करें तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि 12 से 35। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ये टॉपिक बना भी चुकी हूँ मैं, लेकिन फिर एक टॉपिक के साथ मैं ला रही हूँ ये चीज़ें कि मौलिक अधिकार हैं वो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिए हैं, मौलिक अधिकार। तो अमेरिका के संविधान से हमने ये ले लिए हैं। उसके बाद क्या है कि इनकी प्रकृति कैसी है, इनकी प्रकृति है नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब होता है कि इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन पे कोई प्रतिबंध ही नहीं है, नहीं, युक्ति युक्त, जहाँ जरूरत है वहाँ पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो ये नकारात्मक है। आगे है कि वाद योग हैं। वाद योग का मतलब समझ गए? वाद योग का अर्थ होता है कि हम न्यायालय में जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन अधिकारों की रक्षा के लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं। तो आपके अधिकारों की रक्षा होती है, तो ये मौलिक अधिकार कैसे हैं, वाद योग, यानी न्यायालय में इनको हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हम जा सकते हैं, अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। आगे जो है वो है कि मौलिक अधिकार जो हैं वो नागरिकों को और गैर नागरिकों दोनों को ही प्राप्त होते हैं। नागरिकों को कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो केवल नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं कि नागरिक और गैर नागरिक दोनों को ही प्राप्त होते हैं। जैसे तो नागरिकों को जो प्राप्त होने वाले अधिकार भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको ध्यान भी रखना है कि जो भारत के नागरिक हैं, कि हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, हमारे पास अब मताधिकार है, तो सारे जो अधिकार एक नागरिक को होने चाहिए, वो अधिकार जिन लोगों के पास हैं उनको जो है कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन से अधिकार जो है वो प्राप्त होते हैं। तो वो है हमारे सामने लिखा हुआ है, 15 है, 16 है। 15, 16 जो है हमारे नागरिकों को ही प्राप्त होता है केवल। उसके अलावा 19 और 29 और 30 शायद आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 15, 16 दोनों साथ हैं। उसके बाद 19 के बाद सीधा 29 और 30।
तो शायद आपको याद भी हो जाएंगी चीज़ें, एक बार आप थोड़ा सा दिमाग से इसको करेंगे कि 15, 16, 19, फिर सीधे 29 और 30। तो ये जो है 5 अधिकार हैं हमारे, 5 मौलिक अधिकार हैं जो कि हमारे भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। जो विदेश से लोग चाहे घूमने के लिए आएँ, चाहे काम के लिए आएँ, चाहे एजुकेशन के लिए आएँ, जो बाहर से नागरिक आते हैं उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। इन 5 के अतिरिक्त जितने भी अधिकार हैं, जितने भी हमारे और बच गए हैं 5 के अलावा इन आर्टिकल्स में, वो सारे जो हैं सभी नागरिकों को प्राप्त, सभी लोगों को प्राप्त होते हैं, चाहे वो भारत का नागरिक हो या नहीं हो। उसके अलावा है कि एक चीज़ और है कि आपातकाल जब लागू होता है, यानी आपातकाल का मतलब होता है कि हमारी ऐसी स्थितियाँ कि हमारी सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, एक विशेष व्यवस्था जो हमारी सामान्य व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग हमारे देश नहीं चल रहा है, हमारा राज्य नहीं चल रहा है, तो ऐसे में एक विशेष व्यवस्था लाई जाती है, उसको बोलते हैं आपातकाल। उस आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों की क्या स्थितियां हैं, तो मौलिक अधिकार जो हैं आपातकाल के समय क्या कर दिए जाते हैं, निरस्त कर दिए जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि सभी मौलिक अधिकार जो हैं वो निरस्त नहीं होते हैं। 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं आपके जो कभी निरस्त नहीं होते, वो आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। बिल्कुल आप ध्यान दे लें कि आपातकाल के समय जो है हमारे अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो समाप्त नहीं होते हैं, क्योंकि जीवन का अधिकार हमारा हमेशा ही बना रहता है। तो जीवन का अधिकार जो है वो समाप्त नहीं होता। आर्टिकल 20 और 21 जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। आपातकाल की स्थिति में भी ये दोनों अनुच्छेद क्या हैं, जीवित रहते हैं। सब मरने के बाद भी 2 व्यक्ति जो हैं वो जीवित रहते हैं। वो कौन से व्यक्ति हैं, 20 और 21। उसके बाद आपातकाल जो है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक दिया हुआ है, और वो 3 आपातकाल हैं, उन पर हम विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे जब राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कि भाई अनुच्छेद हमने देख ही लिया है कि आपातकाल में निलंबित हमारे 2 आर्टिकल्स हैं 20 और 21 जो कभी निलंबित नहीं होते हैं। उसके अलावा जो अगला चीज़ है कि जो अनुच्छेद 12 में जो है हमारा राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य की परिभाषा क्या है। तो यहाँ आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हाँ, राज्य का मतलब जो है वो प्रदेश नहीं होता। जैसे प्रदेश क्या, प्रदेश नहीं होता है। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान राज्य नहीं, राजस्थान प्रदेश है, ठीक है, एक इकाई है। तो राजस्थान को हम राज्य नहीं कहेंगे। राज्य का मतलब होता है कि जिसके पास 4 तत्व हों, ये पहले मैंने चर्चा की है, जिसके पास 4 तत्व हों। कौन कौन से तत्व, जनसंख्या होनी चाहिए एक, तो उसके पास भूभाग होना चाहिए, उसके पास सरकार होनी चाहिए, उसके पास और क्या होनी चाहिए, उसके पास सरकार के अलावा संप्रभुता। तो ये चारों चीजें जिस व्यक्ति के पास, जिसके पास हैं, जिस क्षेत्र के पास हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। तो ये चारों की दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो इन चारों के आधार पर जनसंख्या राजस्थान के पास है। आपको मालूम है कि राजस्थान में, हरियाणा में सब में जनसंख्या रहती है। सरकार भूभाग है, क्षेत्र अपना है कि यहाँ हरियाणा से सीमा लग रही है, या MP से लग रही है, या UP से लग रही है, सब सीमाएं गुजरात से लग रही है। भूभाग भी हमारा निश्चित है। उसके अलावा सरकार भी हमारी है कि गहलोत चला रहा है, सरकार है हमारी केंद्र से अलग। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, संप्रभुता। क्यों नहीं है, आप कहोगे मैडम संप्रभुता तो है, नहीं है। आप क्या अमेरिका संबंध बना सकते हो, नहीं बना सकते। आपको अमेरिका से संबंध बनाने के लिए राष्ट्रपति जी के पास जाना होगा, तभी आप संबंध बना सकते हो। आप केंद्र सरकार को कोई भी चीज़ आप करते हो तो पहले आपको केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होती है, उसके बाद ही आप अपने अच्छे संबंध बना सकते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि जो प्रदेश हमारे होते हैं उनके पास संप्रभुता नहीं होती, राज्य जो है उसके पास संप्रभुता होती है। इसीलिए राज्य की परिभाषा में स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज नहीं हो। राज्य का मतलब होता है पूरा भारत। पूरे भारत में कौन आ गया, केंद्र सरकार आ गई, राज्य सरकार आ गई, स्थानीय निकाय आ गई। स्थानीय सरकार जिसको पंचायत राज, नगर पालिका जो आप बोलते हैं। तो नहीं, राज्य की परिभाषा हम किससे देंगे, राज्य की परिभाषा यानी 12 में क्या दी गई है, राज्य की परिभाषा। और राज्य की परिभाषा क्या होता है, क्या बताया कि राज्य के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार आती हैं। यानी तीनों जो है, केंद्र सरकार आती है, राज्य सरकार आती है और स्थानीय सरकार आती है। तो राज्य की जब भी आपसे परिभाषा पूछी जाए कि राजस्थान राज्य है तो आपको जवाब देना है हरियाणा राज्य है, तो आपका जवाब क्या होगा कि नहीं, वो राज्य नहीं है। राज्य वो होता है जिसके पास संप्रभुता होती है।
और राजस्थान के पास, हरियाणा के पास, पंजाब के पास, बिहार के पास क्या नहीं है, संप्रभुता नहीं है, इसलिए वो राज्य नहीं है, वो प्रदेश है, वो एक इकाई है। अगली हम बात करते हैं, हमारा एक अनुच्छेद आ जाता है अनुच्छेद 13, जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और इस अनुच्छेद को जो है यानी आर्टिकल 13 जो हमारा है उसमें क्या दिया गया है, आर्टिकल 13 में दिया गया है मौलिक अधिकार परिवर्तनीय या संशोधनीय या अक्षुण्ण है या नहीं, यानी मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये है हमारा अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 में करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता, तो ये तो चीज़ अभी हमने बोल ही दी थी कि भाई कुछ अधिकार हैं जो हमारे समाप्त भी हो जाते हैं, कुछ अधिकार ऐसे हैं कि हमारे समाप्त नहीं होते हैं। तो जो समाप्त हो जाएंगे या तो उनको क्या बोल जाएंगे, इनमें क्या करा जा सकता है, संशोधन इनमें हो सकता है। तो इसी तरह से यानी कि अनुच्छेद 13 जो हमारा है उस अनुच्छेद 13 में क्या है, मौलिक अधिकारों का क्या होगा, परिवर्तन होगा या नहीं होगा। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, पहला है परिवर्तन और दूसरा अपरिवर्तन, यानी परिवर्तनशील वो क्या है, नहीं है। ये हो सकता है, ये जो है ये अपरिवर्तन भी हो सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। तो इनको भी जैसे हमारा आर्टिकल 13 है तो 13 में भी हमने जो है 4 पार्ट करे हैं। 4 पार्ट कैसे करे हैं कि पहला जो हमारा है उसमें क्या है 13A 2 और 13(3), यानी आर्टिकल जो 13 है उसके 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो 1 2 3 एक साथ हैं, जिनको क्या बोल सकते हैं हम, 1 2 3 4 को क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये परिवर्तनीय हैं। तो ये क्या है आर्टिकल, ये क्या है, ये है परिवर्तन, इनमें क्या है, परिवर्तन किया जा सकता है, किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। और क्या है ये अक्षुण्ण, अक्षुण्ण का मतलब होता है कि इनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो ये क्या है, अक्षुण्ण नहीं है तो इसका मतलब परिवर्तन हो ही नहीं सकता है ना। आगे बात आती है कि भाई इनमें परिवर्तन हो सकता है, संशोधन हो सकता है 13(1) में, तो फिर वो कैसे, तो बोलते हैं कि भाई हमारे परिवर्तन किया जा सकता है, संशोधन भी किया जा सकता है, अक्षुण्ण नहीं है। तो फिर आगे बात आता है कि फिर नहीं है तो फिर इसमें किया कैसे जाता है, तो संविधान संशोधन के द्वारा। अब संविधान संशोधन किस में होता है, संविधान संशोधन हमारा होता है 368। आपको ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन हमारा किस में है, 368। एक ही अनुच्छेद मैंने बताया था उस दिन जब हमने भाग पढ़े थे, उसमें हमने चर्चा की थी कि जो है 368 जो है एक भाग में एक ही आर्टिकल दिया गया है, ऐसी बात हमने करी थी। तो संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा है, 368, और 368 के तहत हम संशोधन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बात तो हो गई कि जो हमारे मूल अधिकार हैं उनमें 368 के तहत क्या कर सकते हैं, हम संशोधन कर सकते हैं। अब हमारी बात आती है 1 2 और 3 की। इनमें क्या होगा, इनमें होगा पहला तो क्या है कि इन अपरिवर्तनीय हैं, इनमें परिवर्तन क्या है, अपरिवर्तनीय है, ये परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अक्षुण्ण है, ये हो गया। और तीसरा है क्या है, असंशोधनीय, ये संशोधन भी तो नहीं किया जा सकता इसमें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं 1 2 और 3 जो हैं इनमें नहीं हो सकती हैं। संविधान संशोधन जो है वो संशोधन जो है 13(4) में ही किया जा सकता है। 3 जो आर्टिकल हैं 13(3) तक 1 2 3 इनमें क्या है कि संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो फिर क्या किया जा सकता है, तो 13(1) जो है, ये 13(1) जो है इसको बोलते हैं हम आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कई बार पूछा जाता है कि आच्छादन सिद्धांत का संबंध है अनुच्छेद 13(1) से। अब 13(1) से आच्छादन का संबंध का सिद्धांत क्या है, इसका मतलब होता है, आच्छादन का मतलब होता है
ये आएगा किस में आएगा? आच्छादन का 13(1) में। इसका मतलब होता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, ध्यान से सुनना है आपको पहले, कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उससे पहले जो विधियां हमारी जो चीज़ें लागू थी वो विधियां जहाँ तक हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं वहाँ तक समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि जो पहले हमारी जो विधियां थी वो कानून जो थी वो कानून वहाँ तक समाप्त हो जाएंगी जहाँ तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। जैसे मान लो कि हमारी विधियाँ 5 हैं, 1 से लेके 5 हैं, सपोज उदाहरण में बता रही हूँ आपको, और 3 विधियाँ क्या करती हैं हमारी, पहली दूसरी तीसरी जो है वो उल्लंघन करती है मौलिक अधिकारों का, तो फिर क्या होगा? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं तो ये तीनों विधियाँ जो हैं वो मौलिक अधिकार लागू होने तक क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। और ये 2 जो विधियाँ ये क्या रहेंगी? बनी रहेंगी। तो समझ में आ गया होगा कि हमारे मौलिक अधिकारों से जो विधियाँ क्या होती हैं, हमारे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करती हैं, वो विधियाँ जो हैं वहाँ तक समाप्त हो जाती हैं। उसको बोलते हैं हम आच्छादन का सिद्धांत। यानी आच्छादन का मतलब होता है कि वहाँ तक ही छाई रहती हैं ये जहाँ तक मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकारों के जो अलावा जो बची हुई हैं वो एज इट इज ही बनी रहती हैं। अब आती है 13(3)(2). तो 13(2) में क्या है? 13(2) में जो है अगला आ जाएगा 13(2). तो 13(2) में क्या है कि इसमें तो आच्छादन के सिद्धांत में तो क्या है कि वो विधि जो हैं वो हो जाएंगी। 13(2) में है कि हमारे जो भी आदेश हैं, जो भी निर्देश हैं, वो सब जो भी कानून हैं वो सब उस समय तक ही निलंबित रहेंगी जब तक मौलिक अधिकार को प्रभावित करती हैं, उसके बाद वो पुनः आ जाएंगी। ठीक है, यानी जिस समय तक वो मौलिक अधिकारों को, जो हमारे आदेश हैं, अधिकार पत्र हैं, जो भी हमारे हैं, उस समय तक ही रहेंगे जब तक हमारे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। यदि मौलिक अधिकारों से उससे निकाल दिया जाता है, वो अलग कर दिया जाता है, तो फिर वो प्रभावित नहीं करेगी। उसके बाद है पृथक्करण या आंशिक विभेदन कहते हैं इसको, जो हमारा है इसको बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। या पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है? यानी कि जो हमारे आदेश कानून जो बनी हुई हैं वो आदेश और कानून जो है उस समय तक ही अलग रहती हैं जब जिस समय तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है तो वो उसी में मर्ज हो जाती हैं, उसी में शामिल हो जाती हैं। और उसके बाद 4 का मैंने बता ही दिया है। 3 भी यही है कि हमारे मौलिक अधिकारों का जो है उल्लंघन जो है उस समय की जो भी कानून विधियां जो हैं वो सारी उस समय तक लागू रहेंगी जब तक हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। यदि मौलिक अधिकारों का कहीं भी उल्लंघन होता है तो कोई भी विधि, कोई भी आदेश, कोई भी कानून जो मान्य नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह से यानी आपसे पूछा जा सकता है कि आच्छादन का सिद्धांत, एक पृथक्करण का सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांतों का ही मतलब यही है कि ये दोनों सिद्धांत जब तक बने रहते हैं जब तक हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन जो है उस सीमा तक नहीं होते हैं, और सारी जो विधियाँ, जो कानून, वो वहाँ तक बनी रहती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण की। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो संविधान लागू हुआ था उस समय कितने मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कितने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, थे और है। तो हमें थे और है पे फोकस करना है जब भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पेपर आए आपका, कि कितने थे और कितने हैं, इनमें अंतर है, क्योंकि थे ज़्यादा और हैं कम। तो मैंने लिख भी दिया है, शायद आप समझ भी जाएंगे स्पष्ट इस चीज़ को। एक वर्गीकरण के माध्यम से मैंने आर्टिकल्स का और मौलिक अधिकारों का जो है एक विभाजन कर दिया है, ताकि आप ये डिवाइड कर सके कि स्वतंत्रता का अधिकार में कौन सा मौलिक अधिकार है, समानता में कौन सा है, संपत्ति में कौन सा है, और लास्ट में संवैधानिक उपचारों के अधिकार में कौन सा है। तो पहला डिवाइडेशन जो हमारा था वो था समानता का अधिकार, और समानता में हमारे पास कौन कौन से आर्टिकल थे ये आपको ध्यान रखने हैं, 14 से लेके 18 तक। तो 14 से लेके 18 तक जो है हमारा समानता का अधिकार है। इसमें क्या होगा, यानी कि समानता किस किस लेवल पे आपको प्राप्त होगी वो हम बात करेंगे अभी। तो समानता का अधिकार हमारा संविधान जब लागू हुआ था उसी समय से था,
दूसरा है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में कहाँ है 19, यानी 18 ये हो ही गया। उसके बाद 19 से 22 लेके कौन से अधिकार हो गए हमारे, स्वतंत्रता के अधिकार। और थर्ड जो हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि व्यक्ति का जब शोषण होता है तो उसके लिए वो न्यायालय में जाता है, एक वादी बनता है, तो उसके लिए भी आपको अधिकार दिए गए हैं। और उसके लिए आर्टिकल कौन से हैं, 2 ही आर्टिकल हैं जो आपको ध्यान रखना है, एक है 23 और दूसरा है 24। इसमें भी 23 जो है वो बड़ों के लिए हैं और 24 जो है वो बच्चों के लिए। ये आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 23 जो है उसमें क्या होता है कि जब आपसे कोई कार्य करवा लिया जाता है और उसका जो है बलात् श्रम, ज़बरदस्ती कार्य करवा लिया जाता है लेकिन उसके पैसे आपको नहीं दिए जाते हैं, तो उसको यदि हम एक वर्ड में बोलो तो बलात् श्रम यानी ज़बरदस्ती कार्य। और दूसरा होता है कि बच्चों का शोषण। बच्चों का कैसे कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनसे क्या कारखानों में या भारी कार्य उनसे करवा लिया जाता है जो उनकी कैपेसिटी नहीं होती है, तो उसके लिए भी न्यायालय में जाया जा सकता है। वर्तमान समय में तो जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हमारी न्यायालय में आ चुकी हैं कि वो बच्चा जाए ना जाए लेकिन देखने वाला भी उसको बता सकता है कि वो बच्चा वहाँ पे कार्य कर रहा है। तो यानी आपको जब शोषण के विरुद्ध अधिकार में यानी आपको जो अधिकार प्राप्त है वो है कौन सा, अनुच्छेद 23, कि आपसे कोई भी ज़बरदस्ती कार्य नहीं करवा सकता है। और अनुच्छेद 24 कौन सा है, जो 14 साल से कम उम्र के हैं उनसे हम कोई भी कार्य, ऐसा भारी कार्य नहीं करवा सकते जिससे उसको शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हानि पहुँचे। आगे जो था शोषण के विरुद्ध अधिकार समझ में आ गया। अगला था कि अल्पसंख्यक जो वर्ग हमारा है, उन अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी हमारे संविधान में कुछ विशेष प्रबंध या उपबंध किए गए हैं। और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो दिए गए आर्टिकल वो आप बीच में छूट गए धार्मिक, उससे पहले हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का। और धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से है, यानी 24 तक तो हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। उसके बाद हमारी धार्मिक स्वतंत्रताएं, वो धार्मिक स्वतंत्रताएं किसमें हैं, 25, 26, 27 और 28, यानी ये आर्टिकल हैं 25 से लेकर 28 तक, जिसमें आपको धर्म के लिए स्वतंत्र किया गया है। क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, कि आप अपने दिल से, मन से कोई भी किसी भी ईश्वर को मान सकते हो, किसी भी रूप में मान सकते हो। फिर क्या है कि यदि आप किसी धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। आगे क्या है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, कि धर्म के आधार पर शिक्षा जो है भेदभाव करके शिक्षा नहीं दी जा सकती है। और उससे आगे क्या है कि कोई भी व्यक्ति यदि धार्मिक कार्य के लिए अपने पैसे खर्च करता है तो वो पैसा टैक्स मुक्त होगा, कर मुक्त होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी ने मंदिर बनवाने के लिए, कुछ मस्जिद बनवाने के लिए पैसे दिए हैं और वो पैसे क्या होंगे, उनसे कर मुक्त पैसे माने जाएंगे। यानी सीधी भाषा में मैं बोलूं कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसकी हम सेवा कर सकते हैं, और किसी भी धार्मिक चीज़ें में धार्मिक शिक्षण हम नहीं दे सकते हैं। उसके आगे जो हैं अल्पसंख्यक वर्ग जो जिसको हम मानते हैं, जैसे कि जैन है, बौद्ध है, सिख हैं, ईसाई हैं, जिनकी क्या होती संख्यात्मक दृष्टि से जो लोग कम हैं उनको बोलते हैं अल्पसंख्यक। और वो अल्पसंख्यक हमारे संविधान में कहाँ है उनका वर्णन, अल्पसंख्यक का वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में ही है, और कहीं आपको जो है इनके आयोग जरूर बनाए गए हैं, वो बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन अल्पसंख्यक के लिए विशेष रूप से जो आर्टिकल दिए गए हैं वो अनुच्छेद हैं 29 और 30। 29 में क्या किया गया है, 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको बचा सकता है। यानी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमारा कौन सा दिया गया है, अनुच्छेद 29, किसके लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। आगे हैं अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यक का जो है वो 2 आर्टिकल हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, 29 और 30। 29 में भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाएगा, और 30 में क्या करेगा, 30 में जो है वो अपनी शिक्षण संस्थान में जो है अपनी ही भाषा के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर शिक्षा दे सकता है। तो 30 में जो है
आर्टिकल 30 जो है उसमें अल्पसंख्यक वर्ग जो है वही अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पर जो है उसको शिक्षा दे सकता है। उसके अलावा जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है उसमें कहीं भी आप अपने धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दे सकते हैं। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उससे पहले हमारे एक और संपत्ति का अधिकार, जो मैंने स्पेशली ऊपर लिखा है, उसका लिखने का कारण यही था कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का मौलिक अधिकार एक ऐसा था कि जो बार बार विवादों का विषय बना हुआ था, बार बार उस पर विवाद हो रहे थे, ऐसी स्थिति में एक 44वां संविधान संशोधन आया। और कब आया? ये 44वां संविधान संशोधन 76 में आया, यानी 1976 में जो है वो 44वां संविधान संशोधन आया और इसमें ये संशोधन कर दिया गया कि मौलिक अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार नहीं हो सकता, संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार होगा। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, अब वो मौलिक अधिकार नहीं है। आपको ध्यान रखना है, संपत्ति का अधिकार है तो उसमें लिखा होगा मौलिक अधिकार, नहीं, कानूनी अधिकार। अब वो क्या बन चुका है? वो कानूनी अधिकार बन चुका है। मैंने आपको बताया भी था कि 300 जब हमने भाग की बात की थी तो इस संपत्ति के अधिकार पर थोड़ी चर्चा की थी कि जो संपत्ति का अधिकार है भाग 12 में जा चुका है। अब इसे हमने भाग 3 से उठाकर कहाँ पटक दिया? इसको भाग 12 में जोड़ दिया इसको, और भाग 12 में जोड़कर क्या जोड़ दिया? अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद है 300 क। किससे जोड़ा गया 300 क? 300 क जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो है हमारा संपत्ति का अधिकार समाप्त करके उसे अब एक कानूनी अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन सबकी आत्मा है। इस अधिकार को आत्मा भी बोला जाता है मौलिक अधिकारों की। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपके अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है, अवहेलना होती है या जो भी चीज़ें होती हैं तो आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो उस उल्लंघन की स्थिति में आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 के अनुसार जब भी आपके कोई मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो आप सीधे न्यायालय में वाद रख सकते हैं अपना, और उससे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि संविधान में जो हमारे अधिकार हैं उनका उपचार हमें कहाँ मिलता है? हमें मिलता है अनुच्छेद 32 में। और इसके अंतर्गत हम 5 रिट भी पढ़ेंगे, जब इसका हम डेप्थ में जाएंगे तो 5 रिट भी हैं इसमें। तो एक बार फिर पुनः स्टूडेंट्स इसको दोहरा लीजिए। मैंने कहा कि हमारा जब संविधान बना था तब हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। एक स्वतंत्रता का, समानता का, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण का, चौथा धार्मिक, और 5वां अल्पसंख्यक, और छठा हमारा संपत्ति का, और 7वां हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन यदि हम वर्तमान में बात करें इसकी, तो वर्तमान में कितने हैं ये? वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो कितनी हो चुकी है? 1 है, 2 है, 3, 4, 5 और 6। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 हो चुकी है। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे मौलिक अधिकार जैसे ही आपके सामने आए और आपसे पूछे मौलिक अधिकार क्या संपत्ति का अधिकार है, आप बोलेंगे नहीं है, वो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, वो कानूनी अधिकार। उसके बाद यदि हम बात करते हैं समानता की, और ये आपको 6 जो हैं वो एक कंटिन्यू टिप्स पे होने चाहिए, ताकि आपको जब भी क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन में आर्टिकल्स जो आते हैं आपके उनकी सीरीज खराब ना हो। पहले समानता है, समानता 14 से 18 तक, स्वतंत्रता है 19 से 22 तक, तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, ये आपसे संबंधित है। आपका यदि शोषण करता है कोई, बलात् आपसे कार्य करवाता है तो 23 में आएंगे, और यदि बच्चों से कोई जबरदस्ती कार्य करवाता है जो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है वो आएगा 24 में। उसके बाद 25, 26, 27, 28 है। आर्टिकल से आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि धार्मिक स्वतंत्रता है। और यदि 29, 30 की बात करते हैं अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो है हमारा जो है 29 और 30 है। और लास्ट जो हमारा है यानी वर्तमान समय में जो हमें प्राप्त है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। और उससे पहले का था जो हमारे
आर्टिकल 31 में था, जिसे आज समाप्त कर दिया गया है, वो है संपत्ति का अधिकार, जो हमारा 7वां अधिकार था, जो आज हमारे संविधान में नहीं है। वो मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार की जगह एक कानूनी अधिकार आज वो है। अब हम बात करते हैं, यानी आपको ये तो 7 जो चीज़ें, 6 जो चीज़ें मैंने आपको एक डिवाइड करके अलग अलग बता दी हैं, तो आपको एक फ्लो में याद होनी चाहिए कि समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक, और उसके बाद अल्पसंख्यक वर्ग, और संपत्ति, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति को यदि हम निकाल देते तो हमारी 6 हैं। ये संपत्ति कब निकली? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। और आज हमारे यदि वर्तमान में बात करें तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। और आपको ध्यान में रखना है, कई बार सीरीज भी पूछ ली जाती है कि इनको क्रम से रखिए, तो क्रम से तो आप आर्टिकल के हिसाब से ही रखोगे ना, आपने उसी से तो रखा हमने क्रम से उसको। पहले हमने रख दिया समानता, फिर स्वतंत्रता, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब वो ऊपर नीचे दे देगा, लेकिन क्रम तो आपको ही बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम समानता के अधिकार की। 14 से 18 था, तो समानता के अधिकार में जो है, इसको भी जैसे मान लो इसमें आर्टिकल 14 से 18 हैं, तो आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि कानून की दृष्टि से सभी समान हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और मैंने बताया भी था आपको कि विधि के समक्ष समानता जो है हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। विधि के समक्ष समानता हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन के संविधान से ली है। और इसका मतलब होता है कि कानून सर्वोच्च है और कानून के आधार पर ही सारी चीज़ों का संचालन किया जाएगा। दूसरा, इसी के समक्ष एक दूसरी चीज़ें हमने और थी, ये तो है विधि के समक्ष समानता, और एक है विधि की उचित प्रक्रिया। ठीक है, विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब क्या होगा? विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब यह होगा कि भाई जो विधि हमारे जिस समय लागू होगी उसी के हिसाब से निर्णय दिए जाएंगे। यानी विधि वहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ पे क्या परिस्थिति इम्पोर्टेंट है, कि परिस्थिति के हिसाब से जो है वो निर्णय करे जाएंगे। जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से सारे डिसीजन हमारे होंगे। वो कहाँ से था? अमेरिका से। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से, और विधि की उचित प्रक्रिया कहाँ से? अमेरिका से। ठीक है, जैसा हमारा परिस्थिति होंगी वैसा ही उसका निर्णय दिया जाएगा। विधि की उचित प्रक्रिया की उचित प्रक्रिया तो हम तभी करेंगे ना जब हमारे सामने मामले आएंगे। और ये क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, कि कानून की दृष्टि से सभी समान हैं, चाहे कोई कितना ही ऊंचा हो, चाहे कोई कितना ही नीचा हो। इसमें कुछ अपवाद जरूर हैं कि हमने अपवाद जोड़ दिए हैं कि भाई कुछ लोग होते हैं जो कानून की दृष्टि से सर्वोच्च होते हैं, कुछ जैसे मानो राष्ट्रपति है, कानून की दृष्टि से सर्वोच्च है, हमारे भारत का प्रथम नागरिक है, तो उसमें अपवाद जो हैं वो जोड़ दिए गए हैं। उसके बाद आती है हमारी सामाजिक समानता। अब सामाजिक समानता में क्या है? अनुच्छेद 15। सामाजिक समानता क्या होगी? कि हमारे जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब सामाजिक रूप से कैसे होंगे? समान होंगे। नहीं, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर और वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सबको समान समझा जाएगा। उसको बोलते हैं सामाजिक समानता। और सामाजिक समानता हमारे कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 15। विधि के समक्ष समानता 14 में, और जो हमारा है सामाजिक समानता है वो किस में दी गई? आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में जो है वो दिया गया है अवसरों की समानता। सामाजिक आएगी अवसरों की समानता। और अवसरों की समानता में क्या है? अवसरों की समानता में ये है कि नौकरी जो करते हैं तो जिनके लिए जो योग्यता रखी जाती हैं, जो पद होते हैं, वो सबके लिए समान रखे जाते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। जाति, लिंग, धर्म, भाषा, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन कुछ अपवाद हमने जोड़ दिए गए हैं कि समाज के कुछ पिछड़े वर्ग हैं, उन पिछड़े वर्गों के लिए जो है वो समाज के अन्य वर्गों के समान आ जाए, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था हमारे संविधान में कर दी गई है। यानी अनुच्छेद 16 में क्या कर दिया गया? आरक्षण की व्यवस्था। क्यों करी गई है? क्योंकि नौकरियों में क्या है कि हमारे समाज का कुछ तबका जो है आज भी पिछड़ा हुआ लगता था और लगता है, तो उनके विकास के लिए, उनको संपूर्ण समाज में समान लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 16 में। किसमें? नौकरियों में। तो नौकरियों में आरक्षण की जो व्यवस्था है वो कौन से? अनुच्छेद 16 में। अवसर किसमें मिलते हैं? नौकरी में मिलते हैं आपको। तो नौकरियों में जो आपको अवसर मिलते हैं उसमें समानता है, लेकिन अपवाद क्या है कि उनकी नौकरियों में जो है आरक्षण की भी व्यवस्था कर दी गई है, ताकि समाज का जो सबसे गरीब तबका है वो भी सबके समान आ सके।
एक है बहुत बार पूछा भी जाता है, अस्पृश्यता जो है आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, बिल्कुल अस्पृश्यता के साथ आपको आर्टिकल 17 तुरंत ध्यान में आना चाहिए, क्यों आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता से संबंधित है। अस्पृश्यता का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार से ऊंच नीच, जाति, लिंग, भाषा, किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्पेशली जो है वो जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर, इस तरह का जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब लोगों को क्या समझा जाएगा? समान समझा जाएगा। तो छुआछूत, अस्पृश्यता क्या बोलते हैं हम? छुआछूत। तो छुआछूत जो है वो हमारे समाज में नहीं है, सबको समान समझा जाता है। किसी भी प्रकार की कोई छुआछूत अनुच्छेद 17 के अनुसार नहीं की जाती है। तो अस्पृश्यता का मतलब है आर्टिकल 17। और लास्ट है उपाधियों का निषेध। उपाधियों का निषेध क्यों कर दिया गया? पहले क्या होता था, जब हम स्वतंत्र नहीं थे तो ब्रिटेन सरकार के द्वारा हमें उपाधियां दी जाती थी, ठीक है। तो वो उपाधियां जो दी जाती थी, उन उपाधियों को जब हम स्वतंत्र हुए, हमारा संविधान लागू हुआ, तो उनको रोक दिया गया। अब कोई भी देश, चाहे ब्रिटेन हो चाहे अमेरिका हो, वो हमें उपाधि नहीं दे सकता है। कब तक? जब तक राष्ट्रपति की अनुमति उसको नहीं मिल जाए। उपाधियां सिर्फ 2 ही क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ही, जो केवल सेना और शिक्षा के क्षेत्र में ही उपाधियां दी जाती हैं। इसके अलावा कोई भी उपाधियां जो है आप बाहर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, ठीक है। पहले हमारे जैसे सर की उपाधि या किसी भी उपाधि बाहर से दे दी जाती थी, तो वो उपाधियां समाप्त कर दी गई हैं। सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो उपाधि दी जा सकती है, और उपाधियां जो भी मिलेंगी वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही हमें मिलेंगी। यानी उपाधियों का निषेध जो है वो कौन सा है? अनुच्छेद 18। तो एक बार फिर एक सरसरी तौर पे आप देख लीजिए। विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 ब्रिटेन से लिया गया। कानून की दृष्टि से सभी समान होते हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। विधि का समान संरक्षण, यानी कि जैसी परिस्थितियां होंगी उसी के आधार पर विधि की क्या करी जाती है? व्याख्या की जाती है। ये कहाँ है? संरक्षण कहाँ पे है? अमेरिका में, ठीक। दूसरा है सामाजिक समानता, आर्टिकल 15। सामाजिक समानता का मतलब होता है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान, इन 5 के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को क्या समझा जाएगा? समान समझा जाएगा। उसको बोलते हैं सामाजिक समानता। कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, सब समान है, तो उसको बोलते हैं सामाजिक समानता। अवसरों की, यानी नौकरी में जो है सबको समान नौकरियां मिलेंगी, जो पढ़ेगा वो पास होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद जोड़ दिया, आरक्षण, ताकि समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़े हुए एरिया हैं, उन लोगों को भी आप सब लोगों के समान आने का हक मिले, अधिकार मिले। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था हमारे संविधान में अनुच्छेद 16 में कर दी गई है। 17 है अस्पृश्यता, जाति या किसी भी आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको क्या हो? समान दृष्टि से देखा जाएगा। और 18 में क्या है? उपाधियों का निषेध, कि किसी भी प्रकार की कोई उपाधि बाहर से आप नहीं ले सकते हैं शिक्षा के अलावा। और उपाधियां जब आप लेंगे तो आपको राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होगी, तभी आप उपाधियां प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा तो कोई भी उपाधि बाहर से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आज हमने समानता देखी है, हमारे मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण देखा है। उससे पहले मौलिक अधिकारों क्या क्या चीज़ हैं कि ये नकारात्मक हैं, वाद योग्य हैं, कि कौन से देश में दिया गया है, कौन से भाग में है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। इसके अलावा हमने 2 अनुच्छेद और डिस्कस किए हैं, जो मूलतः स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम पढ़ते नहीं हैं, उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा एक ऐसा बन जाता है मोटो कि हमें मूल अधिकार पढ़ने हैं। मूल अधिकार 14 से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने आज 12 और 13 भी आपको अच्छे से बताए हैं कि 12 का मतलब होता है राज्य की परिभाषा। राज्य का मतलब यहाँ उस राज्य से होता है जिसके पास संप्रभुता शक्ति है। 13 की में क्या दिया है हमने? 13 में दिया है कि कौन कौन से स्थितियाँ हैं जिसमें मौलिक अधिकार जो हैं उनको संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी 13 को भी हमने 13(1), 13(2), 13(3), 13(4) तक हमने उसको करा है। तो उनमें हमारे सामने 2-3 सिद्धांत आए हैं। एक तो है कि भाई संशोधन ही है 368 के अकॉर्डिंग 13(4) में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन 13(1), 2, 3 जो है उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, वो अक्षुण्ण है, वो संविधान संशोधन की पहुंच से बाहर है। इसीलिए इनके संबंध में 2 सिद्धांत, 2 थ्योरियाँ आपके सामने आई जो आपने शायद पहली बार सुनी होंगी। वो है आच्छादन का सिद्धांत, और आच्छादन ने आपको बता दिया कि वहाँ तक ही मौलिक अधिकार जहाँ तक हैं वहाँ तक जो पूर्व के जो विधियाँ हैं उनको निरस्त कर दी जाती हैं।
और एक होता है हमारा पृथक्करण का सिद्धांत या आंशिक सिद्धांत। उसमें क्या है कि उसका यानी कुछ हमारी विधियां उसके उस अंश को रखा जाता है जहाँ तक हमारे मौलिक अधिकार जो है पहुँचते नहीं हैं। उसके अलावा हमने डिवाइडेशन कर लिया है, पहले 7 थे, आज 6 मौलिक अधिकार हैं। और जो हमारा समानता का मूल अधिकार है, उस समानता में हमने जो है 5 चीज़ें देख ली हैं, 5-6 चीज़ें देख ली हैं कि विधि, सामाजिक समानता, अवसर, 5 चीज़ें हमने देख ली हैं कि किस तरह से जो है हम इनके तहत अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो इनको हम देखेंगे, उसके बाद अगला जो है अगला पार्ट हम आगे देखेंगे क्योंकि बहुत सारा हैवी हो जाएगा आपके लिए, तो डाइजेशन के लिए बहुत सही भी है। तो आज आप सभी लोगों को ये ढंग से पढ़ना है, इसको देखना है। कल के इससे आगे वाला पार्ट आपको जो है मौलिक अधिकारों का मिलेगा। धन्यवाद।